नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। तो हमने पहली वीडियो में ये चर्चा की थी कि ये जो हमारा साहित्य का सिलेबस है, तो हमको कब से क्या-क्या कैसे पढ़ना है। तो मैंने कहा था कि यूनिट 2 जो है वह बहुत ही बड़ी यूनिट है और पूरे हिंदी साहित्य के मतलब रीढ़ की हड्डी है। तो इस यूनिट 2 को जो है तो हम एक तरफ से लेके चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो 5 यूनिट लगी हुई हैं, 5 यूनिट जो लगी हुई हैं हिंदी कविता से लेके, हिंदी कविता, हिंदी कहानी, फिर उपन्यास, नाटक और निबंध तथा अन्य गद्य विधाएँ। उनमें केवल और केवल रचनाएँ लगी हुई हैं। तो उन रचनाओं को हम प्रत्येक रचना को यहाँ पर व्याख्यायित करके एकदम से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो वर्तमान पैटर्न है प्रश्न पूछने का, वो रचना के अंदर से पूछने का है और विधिवत उसको इस तरह से पढ़ेंगे कि कहीं से भी मतलब कोई चीज़ छूटे ना, क्योंकि कुछ भी पूछ रहा रचना से इस समय पेपर में। तो एक तरफ हम वो लेके चलेंगे, हिंदी कविता से शुरू करेंगे और हिंदी कहानी कोई भी रचनाएं रचनाएं पढ़ाना शुरू कर देंगे, और एक तरफ ये अपन यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास जो है तो चलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में जो बहुत बड़ी यूनिट है, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा जो है कैसे विकसित हुई। उसके पहले इसका दर्शन क्या है, साहित्य इतिहास लेखन का दर्शन क्या है, और इसकी पद्धतियाँ कैसे कैसे विकसित हुई, और फिर उसके बाद कौन कितने ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में क्या है, क्या कमियां रह गईं, क्या खूबियां हैं, ये सारी डिस्कस करते हुए फिर आदिकाल में प्रवेश करेंगे। आदिकाल के बाद फिर आदिकाल में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये सब पढ़ते हुए और फिर उसके बाद रासो काव्य, ये सब से परिचय प्राप्त करते हुए भक्ति काल में प्रवेश कर जाएंगे। भक्ति काल की सारी शाखाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर रीति काल प्रवेश करेंगे और आधुनिक काल तक। इस तरह हम बहुत ही व्यापक तरीके से इस पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन की मतलब पद्धतियाँ, या पहले आप दर्शन समझ लीजिए। साहित्य इतिहास दर्शन। अच्छा, ये दर्शन क्या होता है? इस सब्जेक्ट से तो आप लोग परिचित होंगे, आशा करते हैं हम कि आप लोग एमए के विद्यार्थी हैं तो बहुत सारी चीज़ों से परिचित होंगे, तो हमको बहुत ही डिटेल्ड में नहीं जाना पड़ेगा, लगभग मोटी मोटी बात समझते होंगे। तो साहित्य इतिहास दर्शन से जब हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से इतिहास लेखन की जो साहित्य लेखन की परंपरा है उसको साहित्य इतिहास लेखन कहते हैं। जिस प्रकार से साहित्य के परंपराओं का अध्ययन जो है साहित्य इतिहास लेखन कहलाता है, उसी प्रकार से जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन है वो साहित्य इतिहास दर्शन कहलाता है। मतलब कैसे? जैसे साहित्य इतिहास लेखन की जो साहित्य के लिखने की परंपरा चली कि कब भक्ति काव्य लिखा गया, कब रीति काव्य लिखे गए और कब राष्ट्र काव्य लिखे गए, तो इन परंपराओं को जब हम अध्ययन करते हुए देखते हैं कि किस किस तरह के काव्य लिखे गए, कौन कौन विधाओं में लिखे गए, ये सब साहित्य इतिहास लेखन कहलाता है। लेकिन जब हम इन लेखन का अध्ययन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये सब लिखे गए लेकिन इनके पीछे क्या कारण थी, क्या सामाजिक कारण था, राजनैतिक कारण था, आर्थिक कारण था, क्यों लिखे गए, कैसे लिखे गए, कब लिखे गए, क्या इनका प्रभाव पड़ा, समाज में क्या प्रभाव पड़ा, और उस प्रॉपर दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वो कहलाता है साहित्य इतिहास दर्शन। यानी किस वैचारिक पृष्ठभूमि से मतलब अपने विचार, कुछ जो इतिहासकार होता है कुछ अपने विचार डालता है, अपने दृष्टिकोण डालता है और उनकी खोज करता है कि ये क्यों डेवलप हुआ, क्यों पैदा हुआ, क्यों लिखे गए, ये साहित्य इतिहास दर्शन कहलाता है। तो इसमें दो साहित्यकार जो है तो दो बुक प्रमुख रूप से लिखे हैं। एक तो नलिन बिलोचन शर्मा हो गए जिनकी किताब है साहित्य इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास दर्शन, और दूसरे हो गए मैनेजर पांडे
जो लिखे हैं साहित्य एवं इतिहास एवं साहित्य दृष्टि। तो ये 2 बुकें प्रमुख रूप से लिखी गई हैं। अब हम आ जाते हैं इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पे आ जाती हैं। तो साहित्य इतिहास दर्शन पे ज़्यादा इसमें नेट में क्वेश्चंस पूछते नहीं, और अगर आपको बहुत ही डिटेल में रिसर्च करनी है तो फिर देखा जाएगा। पद्धतियाँ, साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं वो कैसी कैसी पद्धतियाँ हैं और कैसे विकसित हुए। तो हम साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रमुख रूप से इसमें 4 पद्धतियाँ हैं। साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख रूप से 4 पद्धतियाँ हैं। चार पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी है? पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। फिर दूसरी है दोस्तों कालानुक्रम पद्धति। और तीसरी है दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति। और चौथी है विधेयवादी पद्धति। तो इस तरह से जो हमारे इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं वो प्रमुख रूप से 4 पद्धतियों में किसी भी इतिहास का लेखन, साहित्य इतिहास लेखन किया गया। इन 4 पद्धतियों में जो पहली पद्धति है वर्णानुक्रम, ये क्या होती है? बेसिकली इसमें क्या होता है, जो लेखक होते हैं उनके नाम का जो वर्ण होता है उसके अनुसार से उनको कैटेगराइज यानी क्रम बाई क्रम लिखा जाता है। जैसे केशव दास हो गए, तुलसीदास हो गए, कबीर हो गए और निराला हो गए। तो जो लेटर पहले आएगा उस कवि को पहले रख देंगे, और जो बाद में जिसका पहले नाम का अक्षर आएगा उसको बाद में रखेंगे। तो कुछ इस तरह से होता है। तो इस पद्धति पे इतिहास लिखने की कोशिश की गई। इस पद्धति पे कौन इतिहास लिखा? सर्वप्रथम इस पद्धति पे इतिहास लिखा गारसा दतासी ने। गारसा दतासी ये एक फ्रेंच विद्वान था, और इसने हिंदी साहित्य इतिहास जो है तो लिखने की कोशिश करी। इसकी बुक का नाम था द इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। तो ये इसकी बुक का नाम था, जो हिंदी साहित्य का इतिहास इसने लिखा इस बुक में। तो इसमें इसने क्या किया कि यही पद्धति अपनाया, वर्णानुक्रम पद्धति। इसने जो लेखकों को उनके नाम के वर्ण के क्रमों के आधार पर क्या किया, अल्फ़ाबेट के आधार पर क्या किया कि पूरा लिख दिया। इसके अलावा एक दूसरे राइटर थे जिन्होंने इसी पद्धति से जो है तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को शुरू किया, और वो राइटर थे शिव सिंह सेगर। इन्होंने शिव सिंह सरोज नाम की एक इतिहास ग्रंथ रचा, जिसमें उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किया। तो ये तो हो गई वर्णानुक्रम पद्धति। यहाँ पर 2 विद्वान गारसा दतासी, शिव सिंह सेगर इस वर्णानुक्रम पद्धति पे जो है तो अपने ग्रंथ रचे। लेकिन ये जो पद्धति है ये सही नहीं मानी जाती। क्यों सही नहीं मानी जाती? इसमें क्या कमियां हैं? इसमें कमियां ये है कि दरअसल ये साहित्य इतिहास न हो करके जब इस तरीके से रचा जाता है एक शब्दकोश की तरह दिखता है। ऐसे लगता है मैंने मानो शब्दकोश की रचना की गई हो, और इतिहास तो बताया ही नहीं गया। इतिहास अलग है, इतिहास लेखन अलग है, और शब्दकोश लेखन अलग है। तो इस पद्धति पे जो है तो शब्दकोश लेखन की तरह जो है तो ये नज़र आता है, इतिहास लेखन समझ ही नहीं आता। इसलिए ये पद्धति जो है तो सही नहीं मानी जाती। अब अगली पद्धति पे आते हैं जिसका नाम है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति पे दोस्तों क्या होता है
कि काल को आधार बनाया जाता है। काल यानी समय। जैसे कवियों जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनके जन्म के समय को आधार बनाकर ग्रंथ रचे जाते हैं। यानी जो कबीर पहले पैदा हुए, साहित्य इतिहास का इन पे भी कुछ दो साहित्य इतिहासकारों ने रचना की है। जैसे सबसे पहले जो थे उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन, दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे अपनी पुस्तक रची जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये था गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम, सॉरी जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम। इसके बाद जो दूसरे साहित्यकार हुए वे थे मिश्र बंधु। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से एक ग्रंथ रचा। ये बेसिकली 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ये तीनों भाई मिलके जो है तो इस ग्रंथ की रचना की। इसमें भी इन्होंने कालानुक्रम पद्धति का उपयोग किया। जो तीसरे जो हमारी पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। इस पे दोस्तों क्या होता है, इस पद्धति पे जो राइटर हैं वो तथ्य के आधार पर जो है तो उनको रखा जाता है, तथ्य संकलन किया जाता है। जैसे बेसिकली तथ्य पे ज़्यादा जोर होता है कि कब कौन क्या लिखा, कैसे मतलब कब कौन क्या लिखा, कितना लिखा, ये सारी चीज़ों पर, यानी फैक्ट। तो ये पद्धति भी सही नहीं मानी जाती। इसके बाद जो इतिहास लेखन की सबसे प्रचलित और सही पद्धति है वह है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति पे क्या होता है, इस पद्धति पे होता है दोस्तों कि जो इतिहास लेखन होता है वह जो सामाजिक पृष्ठभूमि रहती है, राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है, आर्थिक पृष्ठभूमि रहती है, इन सारी पृष्ठभूमियों को ध्यान में रह के विश्लेषण करके और फिर इतिहास का लेखन किया जाता है और बताया जाता है। यानी कोई भी रचना लिखी गई तो उसके पीछे सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, वह रचना कोई भी इतिहास में प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, यदि भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ तो उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण कैसे काम कर रहे थे। कोई भी समाज में जो धाराएं उत्पन्न हुई उनके पीछे क्या कारण थे, फिर उनका समाज पे प्रभाव क्या पड़ा, किन वर्गों के कारण पड़ा, यह विधेयवादी पद्धति में अपनाया जाता है। तो इस पद्धति का उपयोग फिर आगे चल के कई इतिहासकारों ने किया, लेकिन जो सर्वप्रथम उपयोग किया वो रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पे जो है तो इस विधेयवादी पद्धति का उपयोग किया। और इसके अलावा फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए, रामस्वरूप का उपयोग किया है। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख पद्धतियां होती हैं इतिहास लेखन की। अब हम आगे जो है तो पढ़ेंगे कि इतिहास लेखन की परंपरा जो है तो कैसे विकसित हुई। यानी शुरू से लेकर 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, वो सब पहले की बुक थी जो मध्यकाल के समय में लगभग लिखी गई थी, वहाँ इतिहास लिखने की कोशिश की गई थी। उन बुकों का डिस्कस करते हुए मतलब ये आधुनिक काल में भी जितनी लिखी गई, रामस्वरूप चतुर्वेदी तक का जितने भी इतिहास ग्रंथ रचे गए हैं सबके बारे में हम अगली वीडियो में, जो कि रहेगी इतिहास ग्रंथ परंपरा के नाम से, उस पर डिस्कस कर लेंगे। से इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करा दें तो आपने ये 4 पद्धतियाँ देखी, इसमें से जो प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं वह यह बन सकते हैं कि गारसा दत्तासी, फ्रेंच विद्वान जो गारसा दत्तासी था, उसने अपनी पुस्तक लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया, तो वर्णानुक्रम पद्धति। इसी प्रकार शिव सेंगर किस पद्धति का उपयोग किए, तो वर्णानुक्रम पद्धति। फिर कालानुक्रम पद्धति का उपयोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, जो कि पहला इतिहास लेखक माना जाता है हिंदी साहित्य का। और उसके बाद मिश्र बंधुओं ने भी कालानुक्रम पद्धति का
जो है उपयोग किया, और इस प्रकार से इसीलिए इनके जो ग्रंथ है वो काव्यवृत्त संग्रह मात्र रह जाते हैं, यानी ये काव्यवृत्त संग्रह बस इनको कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है और ये होते भी हैं। और जो विधेयवादी पद्धति का उपयोग किया वो रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। इस प्रकार से ही क्वेश्चन से जो है तो इसमें बनेंगे, आगे चल के हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।